हेलो बच्चों। तो वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से अभिनंदन, आभार, सुस्वागतम। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के सेकंड पार्ट की, है ना। अभी तक हमने देखा कि क्या केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कैसे उसको बैलेंस किया जाता है। अगर आप अभी नए हैं चैनल पर तो आप इसका पार्ट 1 जाकर देख सकते हैं। कहां पर देखना है पता है ना आपको? आपको देखना है यहाँ पर बायो नीति पर। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बायो नीति पर, आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं यहाँ पर जाकर। अब हम अगला हिस्सा शुरू करते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखो सबसे पहले जो टाइप आता है दैट इज कॉम्बिनेशन। नाम से आपको समझ आ रहा होगा कॉम्बिनेशन, कि जब ए और बी मिलकर ए बी बना दें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना दे। तो इस तरह की रिएक्शंस को, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, सच रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्विक लाइम की बहुत कॉमन रिएक्शन है, डे टू डे लाइफ में बहुत काम आती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक लाइम। और इसमें हीट रिलीज होती है। आपने देखा होगा घरों में जब व्हाइट वॉशिंग होती है ना, उस टाइम इस तरह का प्रोसेस होता है। आजकल थोड़ा सा मॉडर्न हो गई हैं चीजें। पुराने टाइम में मटके में वो बाहर से लाकर डालते थे और फिर वो वहां पे पानी उसमें उबलने लगता था। अगर आप में से किसी ने इस तरह का रिएक्शन देखा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। तो इसमें K3B क्या है, कुछ काम की बात है, क्या है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, जो स्लैक लाइम का सोल्यूशन है, वो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया क्यों। ये रिएक्ट कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। एयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करके एक पतली सी कोटिंग बना देता है, किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की। और जैसे ही वो ड्राई हो जाता है एक शाइनी एक अपीयरेंस दे देता है वॉल्स को, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है अल्टीमेटली। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर टू एवरीवन? चलिए एक और छोटा सा इसका एग्जांपल देखते हैं। ये तो वही हो गया हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड बीकर में लिया, उसको आप घर पे कैसे परफॉर्म कर सकते हो, ये एक्टिविटी है छोटी सी। बीकर गर्म हो जाता है, गर्म होने का मतलब हीट रिलीज हो रही है, हीट इज रिलीज। और ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है दे आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कोई और एग्जांपल बहुत कॉमन हमारी डे टू डे लाइफ में, रेस्पिरेशन। यस, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। हीट रिलीज होती है क्विक लाइम से स्लेक लाइम की फॉर्मेशन। बीकर को आप टच करेंगे तो वो गर्म हो जाता है। फर्दर इस प्रोसेस को आगे चलते हैं तो इस तरह से आप मिक्सचर बनाते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जो शाइनी फिनिश देता है वॉल्स को। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमने बात करी कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, बट जो हमारा मार्बल होता है ना, जो स्टोन होता है मार्बल, जो घरों में हम टाइलिंग के लिए यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला भी सेम होता है बच्चा लोग, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, वो भी CaCO3 है। सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का अपोजिट क्या होता है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन या ब्रेक डाउन आप कह सकते हैं, है ना। कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाए, इट इज सिंपली रिवर्सल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन इसके 3 टाइप्स होते हैं बच्चा, कि इसमें अगर हीट की वजह से हो रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और लाइट की वजह से हो रहा है, जो सनलाइट है उसकी वजह से भी हो सकता है, ये उसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। तो 3 तरह का डिकम्पोजिशन हम एक एक करके अभी डिस्कस करने वाले हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन सबसे पहला, कि एनर्जी यूज होगी हीट की फॉर्म में। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, ये एरो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर आ जाएगा, हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट इंडस्ट्री में वाइडली यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग जो होती है सीमेंट की, वो कैल्शियम ऑक्साइड से ही होती है। दूसरा एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल, जो फेरस सल्फेट है FeSO4, हमारी लैब में बहुत कॉमनली मिल जाता है। एक्चुअली वो क्या है? हेप्टाहाइड्रेट है, उसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, विच आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
ठीक है। तो ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, और इसको जब हम हीट करते हैं तो वो वाटर मॉलिक्यूल उसके लॉस्ट हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, और उससे क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि व्हाइट कलर का होगा। तो ये सारा हट जाएगा, ओनली फेरस सल्फेट रिमेन्स देयर। और वाटर मॉलिक्यूल हट गए तो क्या हो गया, अनहाइड्रस, अनहाइड्रस फेरस सल्फेट। अब इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा फेरस से फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा ये, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं क्या होता है। देखिए फेरस सल्फेट था, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, 7 मॉलिक्यूल थे वाटर के, और उसको जब हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, 2 गैसेस बन गई और एक सॉलिड बन गया। अब वही आ गया ए बी मी, आसान भाषा में हम इसको समझते हैं कि कैसे इसका डिकम्पोजिशन होता है। एक एक एक्टिविटी मैंने आपको कहा था एनसीईआरटी का आपको समझाऊंगा कि हमें क्या लेना है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं, और किसमें लेने हैं, ये इस टेस्ट ट्यूब में, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। कलर मैंने क्या बताया, फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में, इसका कलर कैसा होता है, अभी यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, हीट कर दिया बर्नर के हेल्प से। अब कैसे बनेंगे, अब कैसे बनेंगे, यस व्हाइट कलर, व्हाइट कलर, ठीक है, व्हाइट कलर बन गए। बहुत सिंपल से समझ में आ गई बात, है ना। तो ग्रीन से व्हाइट कलर के फेरस से फेरिक, फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलिए एक और एग्जांपल है इसका, लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड बन जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस करता है। ये कलरलेस सॉल्यूशन था लेड नाइट्रेट का, इससे सॉलिड लेड ऑक्साइड विच इज येलो कलर, तो कलरलेस से येलो कलर की फॉर्मेशन हो गई, और साथ में NO2 के ब्राउन फ्यूम्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। इज इट क्लियर। अब इसकी भी एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। हमें क्या लेना है, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट ले लिया, वही टेस्ट ट्यूब में, इसको टोंग की हेल्प से होल्ड किया और बर्नर पे रख दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये कलरलेस कंपाउंड है क्या, लेड नाइट्रेट। अब जब इसको हीट करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स बनना शुरू हो जाते हैं, NO2 के फ्यूम्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिससे पूरी की पूरी जो हमारी टेस्ट ट्यूब है, वो बॉइलिंग ट्यूब है, वो फिल हो जाती है। अब अगर इसके पास एक स्प्लिंटर लेके आएंगे बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब के पास, तो वो आग पकड़ लेता है एंड दोबारा से जलना शुरू कर देता है। इससे पता चलता है कि इसके साथ साथ यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन गैस भी इवोल्व हो रही है, और लास्ट में क्या बच जाएगा, व्हाइट कलर, सॉरी कलरलेस से येलो सॉलिड बन जाता है, जिसको लेड मोनोऑक्साइड कहते हैं। लेकिन जब गर्म होगा तो ये रेडिश ब्राउन होगा, और जब कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो येलो कलर का होगा। बहुत माइन्यूटली इस लाइन को ध्यान रखना है कि जो लेड मोनोऑक्साइड बना, गर्म होगा तो रेडिश ब्राउन, और येलो कलर कब मिलेगा, जब वो ठंडा हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन। चलिए बहुत अच्छे। तो ये क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन की बात कर ली। नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, आप सबको पता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिक एनर्जी को जब हम यूज करते हैं फॉर डिकम्पोजिशन प्रोसेस, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर, जल्दी बताइए। पहले में हमने हीट को यूज किया, अब हम क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं फॉर डिकम्पोजिशन प्रोसेस, सो इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कोई कंफ्यूजन है अभी, फटाफट बताइए मुझे। एनीवन हैविंग एनी टाइप ऑफ डाउट, प्लीज टेल मी। इसका बहुत कॉमन सा एग्जांपल आप ले रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल हम इसमें ले रहे हैं। उसको जो लिक्विड स्टेट थी वाटर की, उसको एक सेटअप इस तरह का लेते हैं, बीकर लेकर, उस बीकर में हमने क्या किया, हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए इन द फॉर्म ऑफ कैथोड एंड एनोड। ठीक है, और उसको दोनों को एक बैटरी से, एक सेल से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी हो गई,
ये इलेक्ट्रोड्स हो गए हमारे, दो इलेक्ट्रोड्स। आप कैथोड और एनोड। कैथोड कैसा चार्ज होता है बताइए मुझे। ये कैथोड है एंड दिस इज एनोड। क्लियर? ठीक है। इनमें बीच में है ग्रेफाइट की रोड, ग्रेफाइट रोड को यूज किया गया है। ठीक है, स्टोपर्स की हेल्प से इसको एडजस्ट कर दिया हमने, फिक्स कर दिया। ठीक है, तो यहां से एनोड पे कौन सी गैस मिलेगी हमें? ऑक्सीजन। और कैथोड पे क्या मिलेगी हमें? हाइड्रोजन गैस। कैसे हुआ ये? कैथोड आपको पता है नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल है, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल। तो नेगेटिव पे हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे कलेक्ट होगी। दूसरी तरफ जो एनोड है इट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो इस पे ऑक्सीजन कलेक्ट होगी। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है क्या देखनी है, क्या दिखेगा आपको? जो कैथोड पे अमाउंट जो है हाइड्रोजन का वो डबल होगा एज कंपेयर टू एनोड। अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन विल बी डबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। बिकॉज क्यों होगा ऐसा? जब वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है आप देख रहे हैं दो हाइड्रोजन बट एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड इज डबल एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑन एनोड। इज इट क्लियर? अब बर्निंग कैंडल जब कैथोड के पास लाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो बर्न करेगी? यस और नो? इट विल बर्न और नॉट? यस। सो इस तरह के डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है। अब तीसरा फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब ही बच्चा लोग क्या होता है? लाइट। तो लाइट एनर्जी को जब यूज करेंगे फॉर डिकम्पोजिशन प्रोसेस इट इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। बहुत कॉमन एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड का, AgCl। व्हाइट कलर का होता है, जब इसको सनलाइट में रखते हैं तो अपने आप गायब हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है सिल्वर और क्लोराइड में, येलोइश ग्रीन। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड यूज कर सकते हो। तो ये सिल्वर हैलाइड्स की जो रिएक्शंस हैं वो बच्चा लोग हम यूज करते हैं किसमें? फोटोग्राफी में यूज करते हैं। तो इसकी बहुत कॉमन सी एक रिएक्शन है, एक्टिविटी है, सॉरी, आपकी एनसीईआरटी की वही एक्टिविटी कि 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड हमने लिया एक चाइना डिश में और उसको रख दिया। सिल्वर क्लोराइड किस कलर का है? देखिए व्हाइट कलर का। ठीक है, और उसको हमने रख दिया सनलाइट में। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद क्या होगा? Ag प्लस Cl2। Ag का कलर ग्रे और क्लोराइड का येलो ग्रीन, तो ग्रे एंड येलो ग्रीन। तो यहां पे बचेगा क्या? सिर्फ ग्रे कलर का सब्सटेंस बचेगा। वही एक्टिविटी को इजीली समझने के लिए ग्रेश व्हाइट सिल्वर हमें मिल जाएगा। इस सेपरेशन के लिए भी यूज किया जाता है और सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन भी सिमिलरली होगी। तो ये 3 टाइप की हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखी, हीट की हेल्प से थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन और फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। नाउ थर्ड टाइप इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना, भगा देना। हट, मैं तेरे से पावरफुल हूं, चल यहां से हट। तो वहां से उसको, जब जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से डिस्प्लेस कर देता है, रिमूव कर। नेचर का रूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपने बायो में पढ़ा है। जो स्ट्रॉन्गर होते हैं, फिटेस्ट होते हैं, वो अपने से वीकर को वहां से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो केमिकली भी यही होता है। तो यहाँ पे 2 तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। पहले हम बात करते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कि यहां पे सिंगल कंपाउंड अगर डिस्प्लेस होता है तो जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक को अपनी जगह से हटा देता है और उसकी जगह ले लेता है। तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बेचारा रह गया अकेला। इसी तरह आयरन इज मोर एक्टिव, मोर रिएक्टिव देन कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे भी वही कहानी हो जाएगी इसके साथ। यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे भी बेचारा ये रह जाएगा अकेला, FeSO4 बन गया और कॉपर फिर से अकेला। तो ब्लू से ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट बन गया। ठीक है, अब इसकी एक्टिविटी देखते हैं।
जबकि एनसीईआरटी में दी हुई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। 3 आयरन नेल्स लेनी है, क्लीन कर लेना है उनको रबिंग करके सैंड पेपर से, और उसके बाद यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया जो कि डीप ब्लू कलर का है, एक बड़ी आयरन नेल ली मैग्नीशियम रिबन के साथ जैसे किया था, उसको सैंड पेपर से रब कर लेंगे, हमने एक्टिविटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस आयरन नेल को हमने उस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया एंड लेट द मैजिक हैपेंस। थोड़ी देर बाद क्या आप देखोगे, आप 30 मिनट के बाद जब आप जाओगे तो आयरन नेल जो है वो रेड ब्राउन कलर की हो जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर बन गई किसकी, कॉपर की, ठीक है, कॉपर की एक्स्ट्रा लेयर बन गई, और जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाता है और लाइट ग्रीन कलर वहां पे रह जाता है। तो ये 3 जो नेल्स की कहानी है वो यही है, अलग अलग कलर का अलग अलग रिएक्शन होगा। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है अपने चैनल पे, बहुत ब्यूटीफुली वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहां पे भी जाकर देख सकते हैं। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उस कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा। अगर एक साथ 2 एलिमेंट का रिप्लेसमेंट होता है देन इट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि द रिएक्शंस इन विच 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर, तो उसको क्या कह देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन रिडक्शन भी इसको कहते हैं। देखिए सोडियम सल्फेट है Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में है, और बेरियम क्लोराइड दोनों एक्वस सॉल्यूशन में है। सोडियम ऑब्वियस सी बात है ज्यादा रिएक्टिव है किससे, बेरियम से, तो अपना सॉल्ट बना देगा NaCl। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन, आपको याद होगा। और बच गया क्या, यहाँ पे बेरियम सल्फेट के साथ चला गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए, इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिडक्शन भी कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम ब्रोमाइड के साथ, तो क्या हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड बन गया, क्योंकि सोडियम ने उसको वहां से भगा दिया और सोडियम नाइट्रेट बना दिया। क्लियर, ये इसकी एक्टिविटी है जो एनसीईआरटी में आपकी दी हुई है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की रिएक्शन कैसे होती है। 3 ml सोडियम सल्फेट ले लिया हमने टेस्ट ट्यूब में, दूसरी टेस्ट ट्यूब में लिया हमने 3 ml बेरियम क्लोराइड, दोनों को मिक्स कर दिया, क्या हुआ, बन गया व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। बिल्कुल आसान। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज हम इसको इतना सिंपल कर देंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कि ऑक्सीजन अगर ऐड होती है एक सब्सटेंस जो रिएक्टेंट साइड में है, ए मान लो रिएक्टेंट साइड में, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, AO बन गया, तो ये ऑक्सीडेशन है। एंड अगर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा उस साइड से रिएक्शन के बाद, तो भी वो ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो कॉपर था, ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर में क्या ऐड हो गई, ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो इट इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए बहुत सिंपल सी इसकी एक्टिविटी, एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली चीजें मेंशन की हुई है, बस समझने की बात होती है। कि चाइना डिश लिया, वही उसमें 1 ग्राम कॉपर पाउडर हमने डाल दिया, उसको हमने गर्म करना शुरू कर दिया, थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो रेड ब्राउन कलर का कॉपर पाउडर था उसको हीट करने के बाद एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बच जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गई, एटमोस्फेयर में जो ऑक्सीजन थी उसके साथ उसने रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना दिया। ठीक, याद रहेगा ये भी आपको। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सच रिएक्शंस आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, चलिए रिडक्शन क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि ऑक्सीजन वहां से हम हटा दें और हाइड्रोजन अगर ऐड हो जाए तो उसको क्या कह देंगे, रिडक्शन रिएक्शन। H2+F2 हाइड्रोजन और फ्लोरीन की रिएक्शन, तो हाइड्रोजन मिल गई फ्लोरीन के साथ और HF बना दिया। और रिएक्शन भी आप देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बहुत सारी हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी रिएक्शंस हैं। देखिए एक कॉमन सा रिएक्शन लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड है मान लो और वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनेगा, कॉपर प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब आप इसमें देखिए किसका रिडक्शन हुआ, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, इसकी ऑक्सीजन चली गई, तो क्या बन गया, इसका हो गया रिडक्शन, इसका हो गया रिडक्शन। और हाइड्रोजन में ऐड हो गई ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन।
Clear? Addition of oxygen and removal of hydrogen, that is oxidation. Addition of hydrogen and removal of oxygen, that is reduction. Clear to everyone? कोई कंफ्यूजन है किसी को? पक्का? चलें आगे. अब अगर दोनों रिएक्शंस एक साथ हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो, सच रिएक्शंस आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन. तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, और जो रिड्यूस हो रहा है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग. उल्टा हो गया ना. MnO2 किस में चेंज हो गया? Cl2 में. MnCl2 में इसकी ऑक्सीजन हट गई तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन. और HCl में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड होगी तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन. तो अब आप यहां बताइए, यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? MnO2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. MnO2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिडक्शन कर रहा है. और MnO2 सॉरी HCl जो है वो क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट. HCl इज रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक. दूसरी रिएक्शन है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. तो जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो गया जिंक में, ऑक्सीजन रिमूव हो गई. सिमिलरली कार्बन में ऐड हो गई ऑक्सीजन. तो ZnO तो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कार्बन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट. तो आप और कितनी कॉमन रिडॉक्स रिएक्शंस बता सकते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए. इसी से रिलेटेड दो और प्रोसेसेस होती हैं, रेंसिडिटी एंड कोरोजन. कोरोजन आप सबने सुना है, लोहे में जंग लगना, उसको कोरोजन कहा जाता है ना. तो मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एयर, एसिड, वाटर. तो वो क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है. रस्टिंग ऑफ मेटल्स, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, ये सब किसके एग्जांपल है? इसी के एग्जांपल है. तो जो कोरोजन होता है ना बच्चों, कोरोजन क्या करता है? डैमेज करता है बॉडीज ऑफ हमारे जो व्हीकल्स हैं, जैसे कार है, हमारी बाइक है, उनको डैमेज करता है. ब्रिजेस को, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े ब्रिजेस हैं, जो हमारे रेलिंग्स हैं, वो सब आयरन की बनी होती है और जब उनमें कोरोजन हो जाता है तो वीक हो जाती हैं और उसकी वजह से वो डैमेज हो जाती है. अगर किसी आयरन आर्टिकल को हम एक व्हाट यू से कोटिंग कर दें, उसकी रेडिश ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस होता है, कोई बता सकता है तो बताइए मुझे. रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर कॉपर का होता है, उसकी अगर कोटिंग कर दें तो उसको हम कोरोजन से बचा सकते हैं. ठीक है. एंड लास्टली छोटा सा टॉपिक और है, रेंसिडिटी. आपके चिप्स के कुरकुरे के पैकेट आप देखते हो, उसमें 2 ग्राम चिप्स होती है और पूरा इतना बड़ा सा पैकेट होता है. आप कहते हो बेवकूफ बना रहे हैं. नहीं बेटा, वो बेवकूफ नहीं बनाते आपको, वो आपके बेनिफिट के लिए है कि जो फैटी सब्सटेंसेस होते हैं अगर उनका ऑक्सीडेशन हो जाए तो उसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाती है. ठीक है. और हम यहाँ उस प्रोसेस को क्या कहते थे? रेंसिडिटी कह देते हैं कि ये रेंसिड हो गए सब्सटेंसेस. तो इसलिए उनको रेंसिडिटी से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है एयर की जगह, जिससे उसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए. और दूसरा फायदा ये होता है वो डायरेक्ट सनलाइट से उसको बचा देते हैं. रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं या लो टेम्परेचर में रेफ्रिजरेशन उसका कर सकते हैं. तो ये रेंसिडिटी की जो फैटी सब्सटेंसेस हैं उनको ऑक्सीडेशन से बचाने का एक तरीका है, जिससे कैसे बच सकते हैं? नाइट्रोजन फिल कर सकते हैं उसमें, डायरेक्ट सनलाइट से बचा सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं, लो टेम्परेचर पे रख सकते हैं. सो दिस इज योर चैप्टर. 2 पार्ट थे इसके. एक में हमने केमिकल इक्वेशंस को स्टडी किया और दूसरे में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. स्टिल इफ यू आर एनी डाउट, करना वही है जो आप हमेशा करते हैं, अपने डाउट यहाँ पे पूछिए कमेंट सेक्शन में. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो करना ही करना है अगर आप नए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो नीडी वन है उनके साथ शेयर कीजिए. बाकी पढ़ते रहिए. PDF नोट्स, MCQs सारा कुछ मिलेगा आपको. नो नीड टू वरी.